हाँ दोस्त, आज हम अपने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट यानी IFRS 17 के लेक्चर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सब लोगों का पिछले तकरीबन 18 महीने से लगातार ये रिक्वेस्ट था कि जितना जल्दी हो सके सर IFRS 17 की क्लास हमें मिले, क्योंकि जितने भी एजुकेशनल मटेरियल अवेलेबल हैं IFRS 17 पे या तो है भी बहुत कम अवेलेबल, और जो अवेलेबल भी हैं वो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, ऐसा आपने बताया था। तो आप ये चाहते हैं कि आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में IFRS 17 समझने का मौका मिले। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने IFRS 17 के सेशन को आज स्टार्ट कर रहा हूँ। IFRS 17 का हम सेशन स्टार्ट करें उससे पहले इसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहली बात, IFRS 17 वर्ल्ड ओवर वाइड जो कंपनियां ग्लोबल हैं उनके ऊपर 1 जनवरी 2023 से एप्लीकेबल हो चुका है, और उनका जो पहला अकाउंट है IFRS 17 कंप्लायंस बेस्ड वो 31 दिसंबर को बन के रिलीज होगा, जैसे भी उनकी डेट अब आने ही वाली है। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया में इसके काउंटर में इंडेस 117 आएगा। इंडेस 117 फिलहाल एप्लीकेबल नहीं है। जहां तक IRDA के चेयरमैन का सवाल है, उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कुछ समय पहले जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, और इवन हमने गवर्नमेंट को भी ये इंडिकेट किया है कि हम 1 अप्रैल 2025 से इंडिया के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर पे IFRS 17 का एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में इंडेस का एप्लीकेशन 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट होगा। जो पहली दिक्कत आती है दोस्त, जो पहली मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच, उसको समझिए। ज्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी पे ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा। हकीकत में ऐसा नहीं है। ये स्टैंडर्ड उन सभी कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट राइट करते हैं। मतलब जो भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करते हैं, जो राइटर है इंश्योरेंस के, उन सब के ऊपर एप्लीकेबल होगा। आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर आप एक शॉप पे जाते हैं और एक आप लैपटॉप खरीदते हैं, या इवन आप एक टेलीविजन खरीदते हैं, आप एक मोबाइल खरीदते हैं, और अगर आपको जो डीलर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो कहता है कि मैं आपको इसकी भी इंश्योरेंस करवा देता हूं, अगर वो भी इंडेस के दायरे में कवर्ड होंगे, IFRS के दायरे में, तो उनके ऊपर भी ये स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि IFRS 17 का एप्लीकेशन सिर्फ लिमिटेड इंश्योरेंस सेक्टर के लिए है। इसका एप्लीकेशन उन हर एंटिटीज के लिए है जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को राइट कर देते हैं। हाँ, इंश्योरेंस सेक्टर पे इसका मेजर एप्लीकेशन है, क्योंकि हर इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट राइट करती हैं, और इसलिए उनके ऊपर तो ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होने वाला है ही। ये जो आज का पहला सेशन हमारा रहने वाला है, नॉर्मली मैंने ये जब एस्टिमेट किया है पूरा पढ़ने के बाद, तो मुझे ऐसा लगा है कि मैं 12 से 15 घंटे में आपका ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। थोड़ा बहुत हो सकता है समय कम ज़्यादा लगे। मैं लेक्चर्स को बहुत लंबा नहीं रख रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि हर लेक्चर 1-1.25 घंटे के हों, ताकि आप जब भी समय निकालें आप उसको आराम से कर सकें। बहुत सारे नंबर्स ऑफ लेक्चर थोड़े ज़्यादा होंगे, लेकिन लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा कम रहेगा। यह पहला वाला लेक्चर यूट्यूब पे भी डल रहा है, इसलिए आप में से जो भी इस लेक्चर को देखें, जिस प्रोसेस में, जिस प्रोसीजर में मैं पढ़ा रहा हूं, उसी प्रोसीजर में पढ़ें, उसी सिस्टम से पढ़ें, ताकि कल अगर आप ये चाहते कि आप ये पूरा कोर्स सब्सक्राइब करें, तो आपका पहला लेक्चर जो ऑलरेडी यूट्यूब पे कंप्लीट हो चुका है, उसको आपको दोबारा करने की आवश्यकता ना पड़े। इन सब बातों के साथ अब मैं आपको कुछ ओपनिंग बता देता हूं कि आखिर IFRS 17 प्रोफेशनल के लिए कौन सा नया मार्केट ओपन करेगा, और इसके अंदर क्या क्या हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाले हैं। मैं अभी एक स्टेटिस्टिक्स देख रहा था, तो इंडिया के अंदर 2023 में तकरीबन 90 बिलियन का इंश्योरेंस मार्केट है। मतलब जो इंश्योरेंस का बिजनेस हुआ है 2023 में, वो 90 बिलियन का हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इंश्योरेंस का सबसे बड़ा मार्केट है। धीरे धीरे लोग अपने आप को इंश्योरेंस की ओर ज्यादा लेते चले जा रहे हैं। कोविड आने के बाद लोगों ने और भी ज्यादा हेल्थ के इंश्योरेंस और टर्म के इंश्योरेंस करवाए हैं, तो पोस्ट कोविड इंश्योरेंस का मार्केट और भी ज्यादा बूम किया है। इसकी वजह से इंश्योरेंस के कॉस्ट और रेवेन्यू में भी काफी बदलाव आए हैं। इवन प्रीमियम को भी बहुत हद तक रिवाइज किया गया है। जहां तक प्रोफेशनल का सवाल है, इंश्योरेंस का बाजार जितना बढ़ेगा, नई नई एंटिटीज, नए नए लोग इसके अंदर ज्यादा आएंगे, प्रोफेशनल के लिए नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। इसलिए इंश्योरेंस सेक्टर फ्यूचर के अंदर सबसे ज्यादा
एक प्रोफेशनल डिमांडिंग इंडस्ट्री होने वाला है। और अगर आप इंडेस, सारे इंडेस और आईएफआरएस और स्पेसिफिकली आईएफआरएस 17 के ऊपर पूरा मजबूत पकड़ बनाते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। जहां तक एग्जामिनेशन का सवाल है, ये वाला स्टैंडर्ड अभी फिलहाल किसी भी तरीके की एग्जामिनेशन में एप्लीकेबल नहीं है। एसीसीए डिप्लोमा आईएफआरएस में भी फिलहाल इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं आई है, लेकिन इंडस्ट्री में एप्लीकेबल हो चुका है। रिसेंटली इसके ऊपर इंडेस 117 भी बनेगा। अगर आप आईएफआरएस 17 पढ़ लेंगे तो आप ये मान के चलिए इंडेस 117 भी पढ़ लेंगे, क्योंकि इंडेस 117 इज नथिंग मोर देन कॉपी और कार्ब वर्जन ऑफ आईएफआरएस 17। तो अब इन इंट्रोडक्शन के साथ मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूं। आप मेरे साथ चलिए, हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं उसको देखिए। मैं इसकी स्क्रीन को चेंज कर रहा हूं, ये लीजिए। देखिए मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं यहां पे, उसके लिए हम किन किन चीजों को ध्यान में रख रहे हैं। पहली बात तो एक आपको क्लास नोट्स मिलेगी, क्योंकि मैं हर चीज जब लिख रहा होता हूं तो कई बार लोगों को लगता है कि भाई लिखने में मेरा समय क्यों खराब हो रहा है, ये तो लिखी हुई चीज भी मिल जाती है। तो जो चीज मैं क्लास में लिख रहा हूं वही चीज इसमें लिखी हुई है। लेक्चर वाइज क्लास नोट्स है, हर लेक्चर के क्लास नोट्स अलग अलग हैं और वो सब आपको लिंक पे अवेलेबल होगा, लेक्चर भी उसके क्लास नोट्स भी। इसके साथ साथ मैंने एक और भी चीज आपके लिए कर दी है, वो है आईएफआरएस का टेक्स्ट, जो बेयर टेक्स्ट है आईएफआरएस का, जो आईएफआरएस बोर्ड ने इशू किया है, मैं उसको भी साथ साथ आपको रेफर करवाता चलूंगा और रीड आउट करवाता चलूंगा। इवन दो जो मैंने क्लास नोट्स बनाए हैं वो उसी से बनाए हैं, लेकिन स्टिल अगर आप उसके एक बार लिटरेचर पढ़ लेंगे तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट इंडस्ट्री में फील करेंगे। उसके अलावे जो मैं यहां पे आपको समझाऊंगा, इसका भी जो हैंड रिटन होगा मैं वहां पे लिंक पे डाल दूंगा, लेकिन ये जो हैंड रिटन आपको मिलेगा लिंक पे, वो बाद में मिलेगा, क्योंकि ये मियरली एक्सप्लेनेशन है। अब मैं कोई थ्योरी वगैरह नोट्स तो करवा नहीं रहा हूं वहां पे, जैसे मैंने बाकी स्टैंडर्ड में करवाए हैं, तो उसमें सारा डिटेल लिखा दिया है, यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंटेड है। तो मैं जो समझाने के लिए यहाँ पे मटेरियल यूज करूंगा, वो भी जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लिंक पे अवेलेबल रहेगा। आप चाहे तो उसे यूज कर सकते हैं, चाहे तो मेरे साथ लिख सकते हैं। ये हमारे पास में टोटल मिलाकर के टारगेट है। मेरा टोटल टारगेट है 12 से 15 घंटे का इस टेंडर को कंप्लीट करने का। थोड़ा बहुत ज़्यादा समय लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारा ये सेशन स्टार्ट हो रहा है और मैं हर ऑल्टरनेट डेज पे इसे रिकॉर्ड करूंगा, तो तकरीबन 20-25 दिन इस पूरे चैप्टर को खत्म करने में लगेगा। आप कोशिश करेंगे कि जो भी लेक्चर आपको मिले मेरे साथ साथ आप कंप्लीट करते जाएं। चलिए हेडिंग लगाएं, आईएफआरएस 17। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले देखते हैं ये स्टैंडर्ड आखिर बना क्यों है, क्या कहता है ये स्टैंडर्ड। हमारे पास इससे पहले सिर्फ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा है, आईएफआरएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 एम्प्लॉय बेनिफिट, जिसमें एक्चुरियल टेक्निक के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। और ये दूसरा स्टैंडर्ड है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का, जिसके ऊपर फिर से आप एक्चुरियल की जो पोजीशनिंग है, एक्चुअली का जो रोल है इंडस्ट्री में, उसको एज ए अकाउंटेंट समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए कुछ जगहों पे मुझे एक्चुरियल के जो टेक्निक्स होते हैं और एक्चुअली क्या क्या करता है उसके बारे में भी कुछ चीजें बतानी पड़ेंगी। लेकिन बिफोर कि हम इसके बारे में बताएं, आप इसको समझिए कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का ये स्टैंडर्ड तकरीबन 20 साल से ज्यादा वक्त ले चुका है आज तक के सिचुएशन में पहुंचने के लिए। इससे पहले इसके ऊपर आईएफआरएस 4 नाम का एक एंट्री में स्टैंडर्ड था, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के नाम से ही सेम टाइटल था, बट वो एंट्री में स्टैंडर्ड था, उसमें लिमिटेड गाइडलाइंस थे। और वो स्टैंडर्ड बनाया गया था इसलिए ताकि जो आपके पास में पहले से रेगुलेटरी लॉज हैं कंट्रीज के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा रेगुलेटेड सेक्टर है इंश्योरेंस का, बहुत ज्यादा लीगल दखल होता है यहां पे, कानून का बहुत ही ज्यादा फोर्स होता है यहां पे। तो जो पुराना स्टैंडर्ड था, वो जो लीगल हमारे पास में प्रोविजनिंग थी, उसी को कोइंसाइड करते हुए बनाया गया था, उसके लिए गाइडलाइंस था। वो एक इंडिपेंडेंट और बहुत ही ज्यादा लॉजिकल स्टैंडर्ड नहीं था। आईएफआरएस बोर्ड ने लंबे समय की रिसर्च के बाद स्टैंडर्ड को रिलीज किया है और स्टैंडर्ड ने
वही चेंजेज दिखाने हैं इंश्योरेंस के सेक्टर में जो चेंजेज IFRS 9 ने दिखाए थे बैंक्स में। मैंने आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाते समय इस बात के बारे में बताया भी था टेक्निकली, जब मैंने आपको इंपेयरमेंट समझाया था। जब इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स होता है, अगर आपने पहले उसके लेक्चर नहीं देखे होंगे तो अभी देख लेना। इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि फाइनेंशियल एसेट्स का जो इंपेयरमेंट का टेक्निक आया 2008 के बाद, आफ्टर सब प्राइम लेंडिंग, जब यूएस के अंदर सब प्राइम लेंडिंग आया था और बहुत ही ज्यादा बैंकों के हालात खराब हो गए, उसके बाद जब IFRS 9 को बदला गया तो उसने बैंकिंग इंडस्ट्री को पूरे तरीके से चेंज कर दिया, एक तरीके से उसकी सोच बदल दी, उसके डायरेक्शंस बदल दिए। इंश्योरेंस के ऊपर ये वाला स्टैंडर्ड IFRS 17 भी पूरा का पूरा इंश्योरेंस सेक्टर को ही बदल डालेगा, उसकी सारी अकाउंटिंग बदल डालेगी। ये वाला स्टैंडर्ड से इंश्योरेंस की जो अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग है उसमें भारी बदलाव आने। समझते हैं कैसे, देखिए करंट सिचुएशन क्या है। अगर आप ध्यान देंगे, आपने अगर थोड़ा बहुत IRDA के बारे में पढ़ा होगा, IRDA इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा बहुत सीखा होगा, जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में हैं वो तो जानते होंगे, जो इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं है उन्होंने भी पहले कोर्स वोर्स किया होगा CA वगैरह का, तो वहां पे थोड़ा बहुत इंश्योरेंस के बारे में उन्होंने पढ़ा होगा। तो करंट प्रैक्टिस क्या है देखना, कॉन्सेप्ट करंट प्रैक्टिस। मैं एक बार बैकग्राउंड चेक करता हूं ताकि अगर आप लिख रहे हैं इस नोट को आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो थोड़ा अच्छे से ही बना के रख देते हैं। बैकग्राउंड अगर चेक करें तो करंट प्रैक्टिस क्या है, करंट प्रैक्टिस है दोस्त, आप जब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट राइट करते हैं, मतलब कोई राइटर है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का, मान लेते हैं एक्स लिमिटेड, राइटिंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक्स लिमिटेड एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लिख रही है तो एक्स लिमिटेड के पास क्या क्या हो रहा है देखिए। एक्स लिमिटेड के पास आ रहा है प्रीमियम, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, अगर ये इनका PL अकाउंट है तो करंट प्रैक्टिस में इनके पास प्रीमियम आ रहा है। प्रीमियम आ रहा है, उससे रिलेटेड कुछ एसोसिएटेड कॉस्ट होते हैं, कमीशन होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, मैं उस सब की बात नहीं कर रहा, और क्लेम होता है, क्लेम। याद रखेंगे क्लेम अकाउंट फॉर होता है इनकर्ड बेसिस पे, मतलब जब क्लेम देना पड़ेगा तब बुक करना, और प्रीमियम अकाउंट फॉर करते हैं रिसिप्ट बेसिस पे, प्रीमियम आ गया एंड एक्रूअल बेसिस पे। मतलब जो भी प्रीमियम आया आपने प्रीमियम को अकाउंट फॉर कर दिया, और क्लेम जब आएगा एज एंड व्हेन इनकर्ड तब अकाउंट करेंगे, एडवांस में कुछ करते ही नहीं। अब अगर आप इसको ध्यान दो तो प्रीमियम के अकरेंस का समय अलग है, प्रीमियम के अकरेंस का समय अलग है और क्लेम के अकरेंस का समय अलग है, लेकिन जो क्लेम आप दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने प्रीमियम लिया है। तो अगर मान के चलो आपको पहले ईयर में प्रीमियम मिला, दूसरे ईयर में प्रीमियम मिला, तीसरे ईयर में प्रीमियम लिया, चौथे ईयर में प्रीमियम लिया, आप प्रीमियम को अपना इनकम बुक करते चले जा रहे हैं। क्लेम अगर होगा तो आप उसे खर्चा बुक करेंगे, अगर क्लेम आपका नहीं होगा तो आप उसे खर्चा बुक ही नहीं करेंगे, होगा तब बुक कर देंगे। इस तरीके की जो करंट प्रैक्टिसेज हैं अकाउंट्स के अंदर, ये प्रैक्टिसेज प्योर वायलेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट है, प्योर वायोलेशन। प्योर वायोलेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट का पूरा पूरा वायोलेशन है। आपने जिस क्लेम को पे किया है वो क्लेम आपने पे किया है प्रीमियम के बदले, लेकिन प्रीमियम तो जब तब आप रिकॉर्ड करते जा रहे हैं और क्लेम की आप अकाउंटिंग ही नहीं करते हैं।
तो ये तो अकाउंट का जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट रेवेन्यू का मैच करवा करके प्रॉफिट निकालना, उसका पूरा का पूरा क्लियर वायोलेशन हो गया। तो अब सवाल ये बैठता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए। आप बोलेंगे सर इसके अलावा और तरीका भी क्या है, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं कि क्लेम होगा कब, कब आएगा क्लेम। हम उसको एक्रूअल बेसिस पे बुक ही नहीं कर सकते, मैच तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसमें क्या गलत है, इसके अलावा और क्या रास्ते थे? जो ट्रीटमेंट दिया वो ठीक तो है? इस बात को समझने के लिए हमें थोड़े से एक्चुरियल साइंस की ओर जाना पड़ेगा। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि आप एक्चुरी बन जाएं, क्योंकि IFRS 17 एक तरीके से एक्चुरियल टेक्निक का अकाउंट में इंबेड करना है। मतलब जो एक्चुरियल इवैल्यूएशन है उसको हम आके अकाउंट में जोड़ते हैं। यह है टेक्निकली हमारे पास IFRS 17। तो एक बार चलिए एक्चुरियल साइंस की ओर, एक्चुरियल साइंस क्या कहता है देखना। IFRS 17 प्रैक्टिस क्या है? IFRS 17 प्रैक्टिस, एक्चुरी, एक्चुरियल प्रैक्टिस। आप में से कई लोग इस बात को एग्री करेंगे या आपके पास में इस तरीके का आप ज्यादातर प्रोफेशनल हैं, आपके पास अलग अलग कंपनियों से मैसेज आते रहते हैं। आपके पास कभी मैसेज आता है, मैसेज में लिखा रहता है कि इस इंश्योरेंस कंपनी ने नया स्कीम लॉन्च किया है। फिर एजेंट भी आपको फोन करता है। कोई अगर आपका पुराना जानने वाला एजेंट है तो आपके घर पहुंच जाता है, आपको सारी बात एक्सप्लेन करता रहता है, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये स्कीम आया, इसमें ये बेनिफिट है, उसमें वो बेनिफिट है। आप पढ़ते रहते हैं, आपको लगता है ठीक है, कभी लिया कभी नहीं लिया, कभी बोला मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जितने भी नए तरीके के स्कीम आते हैं, जो भी मार्केट में स्कीम लॉन्च करती है इंश्योरेंस कंपनी, उस स्कीम को डिजाइन कौन करता है? जो भी इंश्योरेंस लॉन्च हुआ करती है इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस स्कीम जो भी लॉन्च करेगी कंपनी, जब इस इंश्योरेंस स्कीम को ड्राफ्ट किया जाता है तो एक्चुअली किन किन चीजों को कंसीडर करता है देखना ध्यान से। एक्चुअली ये पता लगाता है कि हम किस टाइप के इंश्योरेंस लिख रहे हैं, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। फिर एक्चुअली ये कहता है कि इसके अंदर हमारा प्रीमियम क्या होगा। फिर एक्चुअली ये भी पता लगाता है कि इसके अगेंस्ट क्लेम क्या इनकर्ड होगा। कितना क्लेम इनकर हो सकता है, एक्चुअली ये भी पता लगाता है। इसके साथ साथ एक्चुअली ये भी पता लग जाता है कि बाकी और खर्चे क्या हो सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्त, एक्चुअली इसके साथ साथ ये भी पता लगाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग है या फिर प्रॉफिट मेकिंग है। ये सारी चीजें एक्चुअली को पता होती हैं, मतलब उसके कैलकुलेशन के सीट में ये होता है। क्योंकि भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च करेगी और एक्चुअली उस पूरे स्कीम को ड्राफ्ट करेगा तो इन सारी चीजों का एनालिसिस करेगा। मतलब एक्चुअली के पास तो ये सारी चीजें हैं, उसने इन सारी चीजों को स्टेटिस्टिकल डेटा टेक्निक से इंटरपोलेट करके निकाला है। और उसने ये बात भी समझ ली कि कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग होगा या प्रॉफिट मेकिंग। अब आपके मन में सवाल आएगा, जब एक्चुअली को पहले से पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट, ये इस तरीके का इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग हो जाएगा, तो ऐसी सजेशन वो देगा ही क्यों?
और कंपनियां ऐसे प्रोग्राम लॉन्च क्यों करेगी? इसका तो दोस्त सीधा मतलब है कि कई बार बाजार को पेनेट्रेट करने के लिए कंपनियां लॉस मेकिंग भी इंश्योरेंस एंटर कर जाती हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी और इस तरीके का स्कीम भी लॉन्च कर देती है। जैसे मुझे याद है आज से कुछ 15-16 महीने पहले आईसीआईसी बैंक लोम्बार्ड करके एक इंश्योरेंस चलाया था, तो उसने जो अकाउंट होल्डर थे, मतलब जो भी आईसीआईसी बैंक के अकाउंट होल्डर हैं, उनको 11-12 हजार में 50 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिख दिया। जब हमारे पास मैसेज आए तो मुझे लगा कि यह चीज गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लग रहा कोई फेक है। फिर हमने पता करवाया बैंक से तो बोला नहीं जी ये प्लान सही में लॉन्च हुआ है। मैंने कहा इतना सस्ता हो कैसे सकता है? उन्होंने बोला कंपनी स्कीम लाई है। तो हमारे यहां तो उसका हो गया था, एक्सरसाइज कर लिया गया था, बाद में पता लगा 3-4 महीने बाद ही कंपनी ने उसके प्रीमियम बढ़ा दिए। तो कई बार बाजार के पेनिट्रेशन के लिए भी इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिए जाते हैं, जो हो सकता है कि एक्चुअली भी कह रहा हूं कि यह कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग हो जाएगा। मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ इतना सिंपल मतलब है दोस्त कि एक्चुअली के पास इन सब चीजों की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है। तो आईएफआरएस बोर्ड कहता है कि जब एक्चुअली के पास ये सारी एनालिसिस शीट होती है, उसको ये भी पता होता है कि इसके ऊपर क्लेम कितने इनकर किए जा सकते हैं, कितना हो सकता है, एक्चुअली ये भी पता लगा सकता है कि ये लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या प्रॉफिट मेकिंग। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन्हीं चीजों को अकाउंट के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए। मतलब इसको अकाउंट में इंक्लूजन करना है, इंक्लूजन इन अकाउंट। यानी एक्चुरियल जो हमारे पास में डेटा है उसको अकाउंट में इंक्लूड करने को ही हम आईएफआरएस 17 कह सकते हैं। मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि आप एक्चुरियल जो कैलकुलेशन हैं उसको अकाउंट के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये बात समझनी भी जरूरी है कि अगर एक्चुअली ने कोई चीज बनाई है और आप उस अकाउंट का ऑडिट कर रहे हो तो आपको वो चीज समझ आनी चाहिए। इसलिए आईएफआरएस 17 जो एक्चुअली के हमारे पास में काम है उसको एक तरीके से डिपिक्ट कर रहा है। अब चलिए देखते हैं कैसे डिपिक्ट करता है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इन सारी चीजों के बारे में एक्चुअली के पास जानकारी है, तो आईएफआरएस 17 इन सब चीजों को अकाउंट में लेने की कोशिश कर रहा है। देखिए कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा आपको एनालाइज करवाएंगे। प्रोविजनिंग पे मैं चलूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। अब आईएफआरएस क्या कहता है कि सपोज करो कि आपको प्रीमियम मिलना है, आपको मिलना है प्रीमियम। मान लो प्रीमियम यहां मिलना है, यहां मिलना है, यहां मिलना है, यहां मिलना है, अलग अलग डेट पे आपको प्रीमियम रिसिप्ट होना है। तो ये जो प्रीमियम आपको मिलेगा इसको अभी बुक ही मत करो, प्रीमियम को अभी बुक मत करो। प्रीमियम जो भी आपका आएगा उसके अगेंस्ट जो एक्सपेक्टेड क्लेम है उस क्लेम के बारे में आपको पहले से जानकारी है, क्योंकि एक्चुअली के पास वो एस्टीमेट है कि क्लेम कितना आ सकता है। तो मान के चलो ये प्रीमियम आ रहा है और मान के चलते यहां पे क्लेम आ रहा है, तो आपको जो बुक करना है एक्चुअल में वो नेट प्रेजेंट वैल्यू देखनी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है प्रीमियम माइनस क्लेम। ये एस्टिमेटेड बेसिस पे होगा, एक्चुअल बेसिस पे तो पॉसिबल नहीं, एस्टिमेटेड बेसिस पे होगा। और नेट प्रेजेंट वैल्यू का सिंपल मतलब होता है दोस्त प्रॉफिट। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है प्रॉफिट। एक तरीके का ये प्रॉफिट है, क्योंकि हम प्रीमियम में से क्लेम माइनस करते हैं। और अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल है तो आपका प्रूडेंस ये कहता है कि आप प्रॉफिट को बुक एडवांस में नहीं कर सकते।
इसलिए अगर आपके प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं तो फिर आप उसको अभी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। आपने IAS 37 में ओनरस कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पढ़ा है कि व्हेन कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन इज मोर देन एक्सपेक्टेड बेनिफिट टू बी डिराइव्ड फ्रॉम इट द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड ओनरस। तो यहां पे ओनरस कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपको ऐसा लगे कि जो प्रीमियम माइनस क्लेम है वो हमारा नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव, तो वैसे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट ओनरस नेचर का हो जाता है। और जो ओनरस कॉन्ट्रैक्ट है, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, उस लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप अभी रिकॉग्निशन कर देंगे, क्योंकि आपका प्रूडेंस प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करने को मना करता है। तो जो प्रीमियम माइनस क्लेम नेट प्रेजेंट वैल्यू पे आएगी अभी आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे क्योंकि प्रूडेंस का वायलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ओनरस नेचर का है तो इसको इमीडिएट हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब इमीडिएट रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये बात करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस मार्जिन की ओर, जिसको हम टेक्निकली CSM कहते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस मार्जिन का मतलब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट अभी इनकर किया, एंटर किया, उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले जो आपको प्रीमियम मिलेगा और इस प्रीमियम के बदले जो क्लेम जाएगा, उस क्लेम से जो आपको नेट बेनिफिट मिलेगा, टेक्निकली वो कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस मार्जिन है। उसको आप नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रॉफिट के टर्म में है तो प्रूडेंस के बेसिस पे उसकी आप रिकॉग्निशन नहीं करेंगे, और अगर लॉस मेकिंग है तो ओनरस कॉन्ट्रैक्ट को हम रिकॉग्नाइज कर देंगे। अब हम इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। हमारा एक पूरा का पूरा लेक्चर ही डेडिकेटेड होगा कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस मार्जिन के ऊपर। तो कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस मार्जिन के बारे में हम पूरी एनालिसिस बाद में करेंगे। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो करंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस थी कि जब भी आपको प्रीमियम मिल रहा है आप प्रीमियम को बुक कर दो, क्लेम जब होगा तब देखा जाएगा, ये स्टैंडर्ड बिल्कुल मना करता है। ये कहता है क्लेम के एस्टिमेट्स आपको पता है, इसलिए नेट प्रेजेंट वैल्यू टर्म में आप ये निकालो कि आपका ये प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है या लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपका ये प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो अभी इसका रिकॉग्निशन मत करो। अगर लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप इसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करो, क्योंकि ओनरस कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी प्रोविजन फॉर लॉस होता है वो इमीडिएट हमें बुक करना पड़ता है। ज़्यादातर जो सिचुएशन है IFRS 17 में और जो कॉम्प्लिकेशन है, कई बार लोग पूछते हैं कि सर बाकी ये स्टैंडर्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आंसर हाँ में है। ये स्टैंडर्ड कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसे समझ नहीं सकते। टेक्निकली जो एक्चुरियल साइंस की बातें हैं, जो एक्चुरियल एजम्पशन यूज करते हैं डेटा के लिए, उन एक्चुरियल के एजम्पशन को आपको स्टैंडर्ड में इनकॉर्पोरेट करके लेके आना है। इसलिए हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और इंश्योरेंस सेक्टर में भी स्टैंडर्ड के एप्लीकेशन में बड़ी डिफ़िकल्टीज होती है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस हैं या होल लाइफ इंश्योरेंस हैं या मेडिक्लेम हैं, मतलब जो लंबे समय तक चलने वाले इंश्योरेंस हैं, उनके लिए आपको यहाँ पे डिस्काउंट रेट से लेकर के, प्रीमियम से लेकर के, क्लेम के एस्टिमेशन से लेकर के, इन सारे काम को करना पड़ेगा, और उसमें थोड़ा ना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड अप्रोच भी दिया हुआ है। जैसे मैंने जब इम्पेयरमेंट की बात कराई थी आपको, उस समय भी बोला था कि एक सिंप्लीफाइड अप्रोच भी है क्रेडिट मैट्रिक्स थ्योरी का, कि अगर आपके पास में ट्रेड रिसीवेबल या कॉन्ट्रैक्ट एसेट है तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप सिंप्लीफाइड अप्रोच इम्पेयरमेंट के लिए लगा सकते हैं। अगर आप रिस्क इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, इंश्योरेंस सेक्टर और बैंक सेक्टर से, तो लेकिन बाकी जगहों पे आपको फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच लगाना पड़ता है, जहाँ पे आपने 12 मंथ ECL और लाइफ टाइम ECL की बात की थी। उसी तरीके से यहाँ भी IFRS 17 कहता है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के हैं यानी 12 महीने या उससे कम के हैं, उसके लिए आप अकाउंटिंग कैश बेसिस पे कर सकते हैं। मतलब उसके लिए आपको ये कॉम्प्लिकेशन कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस मार्जिन और नेट प्रेजेंट वैल्यू के झंझट में नहीं पड़ना है। आप उसके लिए सिंप्लीफाइड अप्रोच लगा सकते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे जो इंश्योरेंस हैं वो इंश्योरेंस की अकाउंटिंग काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुकी है, और ये इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी अच्छी बात है। जैसे अगर हम बात करें व्हीकल इंश्योरेंस की, नॉर्मली 1 साल के लिए होता है, तो वहाँ पे आपको इतने कॉम्प्लिकेटेड इंश्योरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी इनकम और एक्सपेंस कैश मिलता है उसी बेसिस पे आप बुक कर सकते हैं। प्रीमियम जब मिला रेवेन्यू बुक कर दो, खर्चा जब होगा एक्सपेंस बुक कर दो, क्योंकि लंबा समय नहीं है, 12 महीने के अंदर अंदर कवर हो जाता है। कोई आपके पास फायर इंश्योरेंस है
किसी तरीके का आप शिप का इंश्योरेंस कर रहे हैं, फ्रेट इंश्योरेंस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में ख़त्म हो जाने वाली हैं। तो इनकी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड अप्रोच से कैश मेथड पे, कैश बेसिस पे हो जाता है। इसलिए इंश्योरेंस सेक्टर में इस अकाउंटिंग ने काफ़ी ज़्यादा इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को रिलैक्सेशन दिया कि भाई हर जगह पे ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। नॉर्मली जो कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड में है वो होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम और वो इंश्योरेंस जो टेक्निकली 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए होता है, उन जगहों पे आपको कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी। लेकिन मैं बार बार कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग यूज कर रहा हूँ तो ये आप ना समझें कि ये बहुत ही मुश्किल है, ये बहुत ही सिंपल है। इसके अलावे एक और भी काम होता है जिसको हम डिपॉजिट कंपोनेंट या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज कहते हैं। आजकल इंश्योरेंस वाले, जैसे नॉर्मली मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं आपसे पैसे लेता हूँ और आपको सजेशन देता हूँ, उसके बदले में ब्रोकरेज चार्ज कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली सजेशन दे रहा हूँ। आजकल इंश्योरेंस कंपनी एक इंटरमीडिएरी का भी काम कर रही है, मतलब आपसे पैसा लेती है, उस पैसों को इन्वेस्ट कर देती है और फिर समय से आपको एग्रीड रिटर्न करती है और खुद भी कमाती है। इसको हम टेक्निकली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज की भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है और वो अलग से बताई गई है। इसके अलावे जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उसमें आप देखेंगे 2 तरीके के कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं डिपॉजिट कंपोनेंट और एक होता है रिस्क कंपोनेंट। डिपॉजिट कंपोनेंट एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस में देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई इंसिडेंट होगा तभी पैसा मिलेगा, या तो उसका टर्म पूरा हो जाए। जैसे 20 साल के लिए मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई और 20 साल का टर्म पूरा हो गया, कोई एक्सीडेंट नहीं भी हुआ, तब भी 20 साल के बाद हमें मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो ऐसे केस में जो LIC का प्रीमियम आता है उसमें सारा का सारा पैसा रिस्क का नहीं रहता है, कुछ पैसा रिस्क का रहता है और कुछ पैसा डिपॉजिट का रहता है। तो जो रिस्क का पैसा रहता है उसको हम अलग कर देते हैं डिपॉजिट कंपोनेंट से, और जो डिपॉजिट कंपोनेंट होता है उसका ट्रीटमेंट हम अलग से करते हैं। तो ये सारी बातें स्टैंडर्ड में हमें सीखनी है, 1 बाय 1 हम सबको सीखेंगे। लेकिन आज जो मैंने ये इंट्रोडक्शन दिया, इसके बाद मैं स्टैंडर्ड के बारे में बताता हूँ कि स्टैंडर्ड का क्या कहता है, कैसे कैसे इसकी एप्लीकेशन है, और मैं आज थोड़ा सा आपको एग्रीगेशन तक के बारे में पढ़ा दूंगा। पहले देखिए स्टैंडर्ड में क्या क्या अवेलेबल है। सबसे पहले मैं टेक्स्ट मटेरियल पे चलता हूँ क्योंकि ये टेक्स्ट ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव IFRS 17 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश प्रिंसिपल फॉर रिकग्निशन, measurement, presentation and disclosure of insurance contract within the scope of this standard. The objective of IFRS 17 is to ensure that an entity provide relevant information that faithfully represent those contract. This information gives basis for user of financial statement to assess the effect of insurance contract have on the entity financial position, performance and cash flow. मतलब ये वाला स्टैंडर्ड आपको इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, जो इनिशियली एक स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव होता है, उस सब के बारे में जानकारी देगा, ताकि जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इंश्योरेंस के पूरे तथ्य को आसानी से समझ सके। इसी जो ऑब्जेक्टिव है उसी के पैराग्राफ का एक एक्सप्लेनेशन है। एन एंटिटी शैल कंसीडर इट्स सब्सटेंसिव राइट एंड ऑब्लिगेशन वेदर दे अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट लॉ और रेगुलेशन व्हेन अप्लाइंग IFRS 17. A contract is an agreement between 2 or more parties that creates enforceable right and obligation. इस बारे में हम IFRS 15 में चर्चा कर चुके हैं। Enforceability, the right and obligation in the contract is a matter of law. Contract can be written, oral, implied by entity, customary business practices. Contractual term include all terms in contract, explicit or implicit, but an entity shall disregard terms that have no commercial substance, no discernible effect of economies of the contract. Implied terms in a contract include those imposed by law or regulation. The practice and process of establishing contract within customer vary across legal jurisdiction, industries and entities. In addition, they may have vary within an entity. For example, they may depend on class of customer or nature of promised goods or services. तो ये जस्ट पूरा जो पहला पैराग्राफ नंबर 1 है उसका एक्सप्लेनेशन है। ये कहता है कि नॉर्मली जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ज़्यादातर लॉ से गवर्न होते हैं और होने भी पड़ेंगे। अगर कानून बहुत मजबूत नहीं रहेगा तो जो कंपनियां कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है वो टाइम से कस्टमर को क्लेम नहीं देगी।
इसलिए इसमें इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर कानून का बहुत ही दखल होता है। तो जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे मतलब वही है जो मतलब IFRS 17 में था, सॉरी IFRS 15 में था, उसमें कोई नई बात नहीं है। स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई इकोनॉमिक नहीं है, मतलब कोई इकोनॉमिक्स नहीं है, कोई मेजॉरिटी, कोई सब्सटेंस नहीं है, तो हमारे लिए वो रेलेवेंट ही नहीं होता, हम उसको छोड़ देंगे। जो इंडस्ट्री इंश्योरेंस के लॉज होते हैं वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन वेरी कर जाते हैं। इवन जब आप इंश्योरेंस का एप्लीकेशन करेंगे तो एक कंपनी के अंदर भी डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस पे डिफरेंट टेक्निक आपको लगाने पड़ सकते हैं। तो पहला पैराग्राफ सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा था और मैंने उसको समराइज कर दिया। अब आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपके लिए सिर्फ पहले पैराग्राफ में ये है। ये स्टैंडर्ड आपको क्या क्या बताते हैं आप ध्यान से देख सकते हैं। आपको बताएगा रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विद इन द स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड। मतलब जो स्टैंडर्ड के अंदर आता है, आप बोलेंगे स्टैंडर्ड के कौन सा इंश्योरेंस नहीं आता, वो नीचे मैं आपको बताऊंगा अभी। टू प्रोवाइड ए बेस टू यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर असेसमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बैलेंस शीट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब P&L कैश फ्लो, टू इंश्योर दैट एंटिटी प्रोवाइड relevant information that faithfully represent those contracts. Contract has similar meaning and explanation as given in, इसको ठीक कर देंगे, IFRS 15 है। मैंने ये रिमार्क्स लिखे, IFRS 17 में भी यही है, ये 17 में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 15 में चूंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे। वहाँ पे हमने 30 मिनट्स की चर्चा की थी कि कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, इम्प्लिसिट भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के अलग अलग नियम हैं कि भाई वो क्लियर होना चाहिए, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लियर होना चाहिए, प्रॉमिस्ड गुड्स और सर्विसेज क्लियर होना चाहिए, अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ कंसिडरेशन पॉसिबल होना चाहिए। तो जितने फैक्टर्स हमने कॉन्ट्रैक्ट के IFRS 15 में पढ़े हैं वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे इक्वली एप्लीकेबल हैं। और इसी वजह से मैंने आप सबको पहले भी बताया था, अभी एक शॉर्ट्स बना के भी बताया था कि बिफोर कि हम IFRS 17 स्टार्ट करें उससे पहले ये ज़रूरी है कि IFRS 9 और IFRS 15 की नॉलेज आप ज़रूर ले लें। तो ऑब्जेक्टिव में आपको इतनी ही चीज़ याद रखनी थी, यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखता तो ये लिखने का समय बच गया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। अब आता है स्कोप। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है कि हम इस टेंडर के अंदर रिकग्निशन, मेजरमेंट और डिस्क्लोजर पढ़ेंगे जो इस टेंडर के स्कोप में कवर्ड होगा। अब सवाल है कि इस टेंडर कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। दिस टेंडर इज एप्लीकेबल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इशूड। मतलब अगर कोई कंपनी है, एग्जाम्पल ले लो, अगर कोई कंपनी है, मैं स्कोप की अगर एनालिसिस करूं, स्कोप ध्यान देना, एक्स लिमिटेड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लिखेगी तब भी इस टेंडर में आएगा। और अगर ये कंपनी कोई री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब भी आएगा। याद रहे दोनों इशूड होना चाहिए। मतलब अगर एक्स लिमिटेड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट राइट कर रही है मतलब उसकी ऑब्लिगेशन ले रही है तब भी, और अगर वो री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रही है तब भी, दोनों ही केस में एक्स लिमिटेड के ऊपर IFRS 17 एप्लीकेबल है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक्स लिमिटेड ने री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी होल्डर बन गई, मतलब एक्स लिमिटेड ने अपना जो रिस्क था वाई लिमिटेड को ट्रांसफर किया, रिस्क ट्रांसफर्ड टू वाई। रिस्क ट्रांसफर्ड टू वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने अपना रिस्क वाई लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया। अगर एक्स लिमिटेड अपना रिस्क वाई लिमिटेड को ट्रांसफर करती है तो ऐसे केस में एक्स लिमिटेड पॉलिसी होल्डर बन गई, पॉलिसी होल्डर। और अगर एक्स लिमिटेड पॉलिसी होल्डर बनती है तो ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है सिर्फ वहां पे जो कंपनियां इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट राइट करती। वाई लिमिटेड ने अगर री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्स के लिए लिखा है तो वाई पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन एक्स लिमिटेड पॉलिसी होल्डर बन गई उसके ऊपर नहीं होगा। कहने का मतलब अगर कोई कंपनी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इशू करे तो उस पर भी होता है, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इशू करे तो उसके ऊपर भी होता है, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर बन जाए
मतलब अपने रिस्क का बीमा किसी और से करवाए तो उसके ऊपर IFRS 17 एप्लीकेबल नहीं होता। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहां लिखा है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इशूड, मतलब जो इशू हो रहा है सिर्फ उसी पे एप्लीकेबल होगा। री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इट होल्ड्स एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद डिस्क्रिशनरी पार्टिसिपेशन फीचर्स प्रोवाइडेड दैट एंटिटी ऑल्सो इशू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने बताया था आपको, इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी स्टैंडर्ड के अंदर कवर्ड है। हम आगे आने वाले पैराग्राफ में उसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे। स्टैंडर्ड नॉट एप्लीकेबल ऑन फॉर फॉलोइंग, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता। वारंटी इशूड बाय मैन्युफैक्चरर, क्योंकि जो वारंटी मैन्युफैक्चरर इशू करता है उसके ऊपर हम प्रोविजन बनाते हैं अंडर IAS 37, इसलिए वारंटी कोई इंश्योरेंस में कवर नहीं है। हाउएवर वारंटी इशूड बाय थर्ड पार्टी इज कवर्ड। रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन, इसके लिए अलग से स्टैंडर्ड बना हुआ IAS 19, उसके बारे में हम डिटेल वहां पढ़ रहे हैं। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड बाय एंटिटी अनलेस दोज कॉन्ट्रैक्ट आर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर आप कोई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट खुद हेल्ड करते हैं, मतलब अगर कंपनी पॉलिसी होल्डर बनती है, कंपनीज पॉलिसी होल्डर, कंपनीज पॉलिसी होल्डर, अगर कंपनी पॉलिसी होल्डर है तो उसके ऊपर स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब अगर खुद आप पॉलिसी होल्डर बन जाते हैं तो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। आप री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट राइट करते हैं होगा, अगर आप री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करते हैं मतलब खुद पॉलिसी होल्डर हैं तो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट एंड कंटिजेंट राइट, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट एंड ऑब्लिगेशन कंटिजेंट अपॉन फ्यूचर यूज ऑफ इंटेंजिबल एसेट नॉन फाइनेंशियल एसेट। अगर आपके पास में फ्यूचर में इंटेंजिबल या नॉन फाइनेंशियल एसेट को यूज करने का कोई अधिकार है तो आपके ऊपर स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। रेसिडुअल वैल्यू गारंटी प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर, डीलर, रिटेलर, लेसी रेसिडुअल वैल्यू गारंटी इन केस ऑफ लीज। लीज में अगर रेसिडुअल वैल्यू की कोई गारंटी देते हैं तो वो गारंटी इंश्योरेंस के स्कोप से आउट है। कंटिजेंट कंसिडरेशन इन केस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये बात आप जज से जानते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन में परचेज कंसिडरेशन में एक वो भी हिस्सा आता है जो फ्यूचर के किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट है, उसकी अकाउंटिंग भी स्टैंडर्ड में नहीं है। और क्रेडिट कार्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता। इसके अलावे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे स्टैंडर्ड में चॉइस दे रखा है, जैसे अगर आप फाइनेंशियल गारंटी देते हैं किसी को, चाहे आप IFRS 17 अप्लाई करें चाहे IFRS 9। अगर फिक्स्ड फी सर्विस है तो आप चाहे तो IFRS 17 अप्लाई कर सकते हैं, IFRS 15, लेकिन जो भी आपको अप्लाई करना है इंसेप्शन के डेट पे ही डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आप इंसेप्शन के डेट मतलब बाद में बोल दें कि नहीं पहले तो मैं IFRS 15 सोच रहा था अब मैं 17 लगाऊंगा, नहीं, आपको 15 लगाना है 17 लगाना है पहले दिन ही चॉइस है, उसके बाद उसका कोई चॉइस आपके पास एप्लीकेबल नहीं। देखिए टेक्स्ट में क्या कहता है, क्योंकि नॉन एप्लीकेबिलिटी में सिर्फ आपको ये समझना है कि स्टैंडर्ड कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो अगर मैं टेक्स्ट में चलूंगा तो देखिए, एन एंटिटी शैल अप्लाई IFRS 17 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इट इशूड, री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इट होल्ड्स and investment contract with discretionary participation features. All reference to in IFRS 17 to insurance contract also apply to reinsurance contract held except for reference to insurance contract issued as described। ये तो पैराग्राफ इसमें ऐसे रेफर होता ही रहेगा। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट with discretionary participation features, all reference in IFRS 17 to insurance contract issued also apply to insurance contract acquired by entity in transfer of insurance contract or business combination other than reinsurance contract held। Appendix A define insurance contract, अभी हम बताएंगे। An entity shall not apply IFRS 17 warranty provided by manufacturer, dealer और retailer। इसके ऊपर आप IFRS 15 के अंदर अकाउंटिंग करते हैं और 37 के अंदर प्रोविजन बनाते हैं। एम्प्लॉयर एसेट एंड लाइबिलिटी, ये आप एम्प्लॉय बेनिफिट के स्टैंडर्ड है वहाँ आता है। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट और ऑब्लिगेशन अंडर कंटिजेंट पेमेंट, ये बात मैंने बता ही दिया, लीज इंटेंजिबल में आएगा। रेसिडुअल वैल्यू गारंटी, उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड बने हुए हैं। क्रेडिट कार्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और सिमिलर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन विच एंटिटी इज पॉलिसी होल्डर अनलेस दोज कॉन्ट्रैक्ट आर री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होल्ड। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी और क्लियरिटी करवा देता हूं।
ताकि ये जो बार बार कन्फ्यूजन हो रहा है ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। देखिए स्टैंडर्ड क्या कहते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है जो मैंने पहले कहा है उससे थोड़ा बहुत आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हुआ री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे, तो इसको क्लियर कर लेते एक डायग्राम बना के, ताकि हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाए। देखिए एक्स लिमिटेड है, और ये है इसके पास में पॉलिसी होल्डर्स। इसने इससे बिजनेस लिया और बदले में पॉलिसी दिया, तो इसको कहते हैं टेक्निकली, हम इसको टेक्निकली कहते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इशूड। अब क्या है, अगर इंडिया की बात लें तो हर कंपनी को एक पर्टिकुलर रिस्क लेने की कैपेसिटी है, लेकिन वो एजेंट को तो नहीं बताते कि मैं इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता इसलिए से ज़्यादा बिजनेस मत लेना। ये जरूरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, अगर उसको अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा रिस्क आ जाता है, मतलब उसको व्यापार करना है 10,000 करोड़ का और मान लो उसके पास 12,000 करोड़ का व्यापार आ गया, तो वो री इंश्योरेंस ट्रांसफर कर देती है, अपने रिस्क को ट्रांसफर कर देती है। रिस्क ट्रांसफर्ड। इसने रिस्क को ट्रांसफर कर दिया, ये किसी और कंपनी में रिस्क ट्रांसफर कर दिया। मान लो वाई लिमिटेड है, उसमें कोई कुछ दे दिया। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वाई लिमिटेड के पास एक्स्ट्रा रिस्क है, वो एक्स लिमिटेड ने कवर कर लिया। मैं सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूं। इसको आपने रिस्क ट्रांसफर किया, फिर इसके कुछ रिस्क को आपने ले लिया, तो इसको कहते हैं रिस्क टेकन। ये री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है। जब आप इससे री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो आप री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट राइट डाउन कर रहे हैं। ध्यान देना, पहली चीज है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इशूड। ये तो स्टैंडर्ड में है ही। दूसरी चीज है री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इशूड। री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इशूड, ये भी स्टैंडर्ड में। फिर है री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होल्ड। री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होल्ड, जैसे आपने रिस्क ट्रांसफर किया तो आपने री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होल्ड कर लिया। देखिए इसके बारे में क्या कहता है स्टैंडर्ड। री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इट होल्ड्स, मतलब अगर आपने ट्रांसफर किया रिस्क तो आप री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के होल्डर बन गए, और आपने दूसरे का रिस्क एक्सेप्ट किया तो आप री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के राइटर बन गए। तो अगर आप री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के होल्डर हैं तब भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। तो आप बोलेंगे सर एप्लीकेबल है किसके लिए नहीं। ये देखिए, अगर आपने अपनी कोई पॉलिसी करवाई, ये तो पूरा का पूरा इंश्योरेंस का बाजार चल रहा है, इधर से लिया उधर को दिया, उधर को दिया इधर से लिया, ये सारा का सारा इंश्योरेंस का बाजार है। रिस्क लेना, रिस्क बेचना, फिर दूसरे का रिस्क लेना, अपना रिस्क किसी और को दे देना, ये सारे इंश्योरेंस के बाजार हैं। इसके ऊपर स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आपने अपना कोई प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करवा रखा है, आपने कोई अपनी फैसिलिटी की इंश्योरेंस करवा रखी है, तो वैसे केस में आप पॉलिसी होल्डर बन जाते हैं। जैसे मैं अपनी पॉलिसी करवा रहा हूं
इंश्योरेंस कंपनी भी चाहे तो अपने किसी प्रोडक्ट या किसी चीज की पॉलिसी करवा सकती है। तो अगर वहां पे ये पॉलिसी होल्डर बन जाती इंश्योरेंस कंपनी तो एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसी होल्डर, अगर इंश्योरेंस कंपनी बन गई पॉलिसी होल्डर फिर ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। मतलब ये स्टैंडर्ड तभी तक अप्लाई होगा जब तक आप इंश्योरेंस के बिजनेस में इंगेज्ड हैं। जैसे आप इंश्योरेंस के बिजनेस से एग्जिट लेंगे और नॉर्मल पॉलिसी होल्डर की तरह अपने आप को ट्रीट करेंगे, फिर ये वाला स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। और उसके अलावे जो नॉन एप्लीकेशन के क्लॉज हैं दोस्त, उसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो इस टेंडर के स्कोप में नहीं है। मतलब उसके लिए दूसरा स्टैंडर्ड बनाओ तो स्टैंडर्ड से हटा दिया है। ये दो चॉइस है फाइनेंशियल गारंटी की, आप IFRS 17 में करो या 9 में, फिक्स्ड फीस सर्विस की आप 17 में करो या 15 में, आपके पास में चॉइस है। चलिए अब आ जाते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक एनालिसिस करते हैं। बेसिक एनालिसिस, बेसिक एनालिसिस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस होता क्या है देखना, एक है पॉलिसी होल्डर और एक है इंश्योरेंस एंटिटी। दूसरा है पॉलिसी होल्डर। अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, इंश्योरेंस एंटिटी ने पॉलिसी होल्डर को व्यापार बेचा, तो बदले में पॉलिसी होल्डर ने इसे प्रीमियम दिया। और अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई इंसिडेंट होगा तो ये इसे क्लेम देंगे। क्लेम इफ स्पेसिफाइड इवेंट हैपन। अगर स्पेसिफाइड इवेंट हैपन होता है, अकर होता है, तो इंश्योरेंस एंटिटी पॉलिसी होल्डर को क्लेम देगी। एक्चुअली में यही तो इंश्योरेंस का व्यापार है। अब कैसे हो सकता है, अगर किसी को लाइफ इंश्योरेंस का कवर दे रखा है तो बीच में किसी की डेथ हो जाए टर्म के अंदर तब, या फिर लाइफ टर्म पूरा हो जाए तब। अगर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, मान लो पेटिल 85 है, तो 85 साल से पहले की किसी की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को पेमेंट कर देते हैं। अगर मेडिक्लेम है तो किसी का कोई मेडिकल कॉस्ट इनकर होगी, उसमें आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर कोई व्हीकल इंश्योरेंस है तो व्हीकल के साथ कोई एक्सीडेंट होगा, उसके अंदर करनी पड़ेगी। तो जिस टाइप के आपने कॉन्ट्रैक्ट लिखे होंगे उसी टाइप का आपको क्लेम देना पड़ेगा। लेकिन इसका बेसिक मतलब एक ही है कि आपको प्रीमियम मिलेगा और आपके पार्ट से क्लेम आएगा। अगर आप इसको डिटेल एनालाइज करना चाहें तो यहाँ देखिए, ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी द इशूअर एक्सेप्ट सिग्निफिकेंट इंश्योरेंस रिस्क फ्रॉम अनदर पार्टी द पॉलिसी होल्डर बाय एग्रीइंग टू कंपनसेट द पॉलिसी होल्डर इफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट द इंश्योर्ड इवेंट एडवर्सली इफेक्ट द पॉलिसी होल्डर। अगर पॉलिसी होल्डर को किसी इवेंट से नुकसान पहुंचा है, जैसे मान के चलो गाड़ी चल रही, एक्सीडेंट हुई, लेकिन कोई एक्सीडेंट ऐसा मेजर नहीं है, माइनर है, थोड़ा बहुत हुआ, किसी को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा, तो फिर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अगर इवेंट होने से एडवर्सली आप हिट हुए हैं तो आपको इंश्योरेंस क्लेम जरूर मिलेगा। इसी को मैंने डायग्राम के अंदर प्रेजेंट किया। इसके एग्जाम्पल कैसे कैसे हो सकते हैं, मैंने अभी बोला था टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे आजकल टर्म लाइफ के बारे में आप जानते हैं, बहुत सारे लोग टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। आजकल कई सारी जगह मेडिक्लेम के साथ भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आ रहा है। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, होम ऑनर इंश्योरेंस पॉलिसी है, कमर्शियल व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल के लिए इंश्योरेंस होता है, लाइफ एन्यूटी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ तरीके के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। अब सवाल है कि आप कंबाइनिंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं।
मतलब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक से ज्यादा है तो कैसे कंबाइंड कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या हम उसे कंबाइंड करके काउंटिंग कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कहता है 3 चीजें आपको देखनी है, प्रॉफिट, रिस्क, टाइम, ये 3 मेन एलिमेंट्स हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ओनर्स नेचर का है, मतलब लॉस मेकिंग है, तो उसकी अकाउंटिंग अलग करनी पड़ेगी, फिर आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते उसकी। लेकिन अगर रिस्क, सबसे पहला जो पैमाना है वो रिस्क है, आपने किस टाइप के इंश्योरेंस एंटर किए। जैसे अगर मैं बात करूं तो टर्म इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का रिस्क एक दूसरे से मैच नहीं करता। अगर मैं व्हीकल इंश्योरेंस की बात करूं तो व्हीकल इंश्योरेंस में कॉमर्शियल व्हीकल और प्राइवेट व्हीकल, इन दोनों के रिस्क एक जैसे नहीं होते, इनके रिस्क अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे तो वहां पे रिस्क अलग तरीके के होते हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है कि अगर आप 2, 4 या ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट को ग्रुप करना चाहते हो, ग्रुप करके काउंटिंग करना चाहते हो, तो सबसे पहले चेक करो रिस्क। यानी सबसे जो पहला काम आपको चेक करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा रिस्क। अगर रिस्क एक जैसा है तब आप चेक करो कि क्या हमारे पास टाइम भी एक जैसा है। स्टैंडर्ड कहता है कि अगर किसी 2 इंश्योरेंस में 1 साल से ज्यादा का गैप है तो उसकी क्लबिंग कभी हो ही नहीं सकती। मतलब अगर आप 2 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को क्लब कर रहे हो तो पहले तो रिस्क चेक करो और फिर उसकी टाइमिंग चेक करो। टाइमिंग में अगर 1 साल से ज्यादा का डिफरेंस आ गया तो उसकी क्लबिंग पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी तो मैंने बता ही दिया कि लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट की काउंटिंग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग हो गया तो आप दूसरा प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट जोड़ के उसके लॉस को ऑफसेट कर दो। तो आपको इन तीनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप एक से ज्यादा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को जोड़ के काउंट फॉर कर सकते हैं। जैसे अगर यहां पे चेक करें तो कह रहा है कंबाइनिंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कब करेंगे कंबाइंड। Issuer can combine insurance contract only when following condition are met. Contract must be issued with same policy holder, मतलब क्लास ऑफ पॉलिसी होल्डर एक जैसा होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सब्जेक्ट टू सिमिलर रिस्क, मैंने अभी आपको बता दिया। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मैनेज टुगेदर बाय इशूअर। फैक्टर्स कंसीडर्ड व्हाइल कंबाइनिंग, कंबाइन करते समय किन किन और फैक्टर्स को आप ध्यान देंगे। इंश्योरेंस का कवरेज क्या है, टर्म एंड कंडीशंस क्या है, रिस्क कैसी एसोसिएटेड है, अकाउंटिंग और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट को जोड़ने से पहले आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर वो क्लब होने लायक है तभी क्लब करें, अदरवाइज हर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग अलग अलग करें। एग्जाम्पल में दिया, एन इंश्योरर माइट कंबाइन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इनटू सिंगल कॉन्ट्रैक्ट फॉर पॉलिसी होल्डर। मतलब सेम पॉलिसी होल्डर को आप लाइफ भी दे रहे हो और आप मेडिक्लेम भी दे रहे हो, तो आप चाहो तो उसको क्लब कर सकते हो। कमर्शियल ऑटो इंश्योरेंस पॉलिसी एंड जनरल लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी इनटू सिंगल कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिजनेस ओनर। री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कंबाइंड। Combination is done for more comprehensive policy, reducing administration cost to achieve regulatory requirement. जहां जहां भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है आप कॉम्बिनेशन जरूर करें, क्योंकि कॉम्बिनेशन से एडमिनिस्ट्रेशन के कॉस्ट, टाइम और हर चीजों में बचत होती है। तो कॉम्बिनेशन जहां पॉसिबल होगा हम कॉम्बिनेशन जरूर करेंगे। देखिए आईएफआरएस का टेक्स्ट इसके बारे में क्या कहता है। कॉम्बिनेशन A set or series of insurance contract with same or related counterparty may achieve or be designed to achieve an overall commercial effect. In order to report a substance of such contract, it may be necessary to treat set or series of contract as whole. For example, if right and obligation in one contract do nothing other than entirety negative the right and or obligation of another contract entered into same time with same counterparty, the combined effect is that no right or obligation exists.
मतलब आपने एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, इफ राइट और ऑब्लिगेशन इन वन कॉन्ट्रैक्ट डू नथिंग अदर देन एंटायरली नेगेटिव द राइट और ऑब्लिगेशन इन अनदर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम नेट कर दे तो उसका फाइनल कोई आउटकम नहीं आता, तो उसके कोई ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। और लेवल ऑफ एग्रीगेशन में नीचे पैराग्राफ में काफी बातें लिखी हुई हैं, देखिए। एन एंटिटी शैल आइडेंटिफाई पोर्टफोलियो ऑफ इंश्योरेंस, ए पोर्टफोलियो कंप्राइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू सिमिलर रिस्क मैनेज टुगेदर, contract within product line would be expected to have similar risk and hence would be expected to be the same portfolio if they are managed together. Contract in different product line, for example single premium fixed annuity compared with regular term life insurance, would not be expected to have similar risk and hence would be expected to be different portfolio. कहने का क्या मतलब, जैसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, जैसे मैंने अपना कराया टर्म लाइफ इंश्योरेंस, तो कह रहे हैं आपको 14 साल तक पेमेंट करना पड़ेगा और पे टिल 85 रहेगा। अब अगर कोई लाइफ एन्यूटी लेता है तो पेमेंट एक बार करते हैं और उसकी एन्यूटी बेनिफिट उसको मिलते रहते हैं। तब ऐसा नहीं कि किसी एन्यूटी को आप टर्म इंश्योरेंस से कंबाइन कर देंगे, दोनों को जोड़ के इकट्ठा अकाउंट फॉर कर देंगे, क्योंकि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर और रिस्क बिल्कुल अलग हैं, इसलिए दोनों को कंबाइंड करना पॉसिबल है ही नहीं। तो कॉम्बिनेशन करते समय आपको रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान रखना पड़ेगा। पैराग्राफ 16 to 24 अप्लाई इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, द रिक्वायरमेंट, वो सब तो जो भी रिक्वायरमेंट है नीचे मैंने लिखी दिया। एन एंटिटी शैल डिवाइड ए पोर्टफोलियो ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इशूड इनटू मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, ए ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट आर ओनरस एट इनिशियल रिकग्निशन, मैंने पहले बोला था कोई लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट को आप प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। ए ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट एट इनिशियल रिकग्निशन हैव नो सिग्निफिकेंट पॉसिबिलिटी ऑफ बिकम ओनरस, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके ओनरस मतलब लॉस मेकिंग होने के कोई चांस नहीं है, उसको भी नहीं करेंगे आप। उसके अलावे ए ग्रुपिंग ऑफ रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट इन पोर्टफोलियो, मतलब लॉस मेकिंग को अलग कर दो, प्रॉफिट मेकिंग जिसमें आपको चांस ही नहीं है कि लॉस होने वाला है उसको अलग कर दो, बाकी को अलग कर दो। कम से कम 3 ग्रुप तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। तो इसी के बारे में मैं एनालिसिस करा रहा था आपको क्लास नोट्स में, उसी का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है। कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटिंग component of contracts, separation is possible if following criteria are met. Component must be distinct from host insurance contract, component must be separated in an economic sense, component must be subject to measure at fair value. Example, investment component, embedded derivative, non-insurance component such as fees administration service. Reason for separation: to simplify insurer accounting and reporting process, to better manage the insurance risk, to improve transparency. Example, life insurance policy with an investment component. Evaluation: in this case investment component can be accounted separately as amortized cost under IFRS 9, यहाँ पे IFRS 9 लिखें, और risk component can be accounted as revenue under IFRS 17. जर्नल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट टू इंश्योरेंस रेवेन्यू। इफ होस्ट इंक्लूड एनी सर्विस चेंज गुड्स देन रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर IFRS 17। लेवल ऑफ एग्रीगेशन की बात मैंने आपको ऊपर ही बता दी थी, उसके नोट्स नीचे लिखे हैं कि आप लेवल ऑफ एग्रीगेशन में क्या क्या देख सकते हैं, उसके बारे में नीचे में नोट लिखा हुआ है, मैं उसकी बात करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेशन कब पॉसिबल है। सेपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेशन मैं अभी आपको एग्जाम्पल भी दे रहा था सेपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। मान लो एक LIC कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, और उसके लिए आप एग्जाम्पल ले लो कि प्रीमियम ले रहे हैं 5 लाख रुपए। तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक रिस्क के होते हैं और एक इन्वेस्टमेंट के होते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम को तोड़ना पड़ेगा, प्रीमियम की एलोकेशन करनी पड़ेगी। जो भी प्रीमियम मिलेगा उसको 2 हिस्से में बांट दो। मतलब आपको प्रीमियम मिला डेबिट बैंक
क्रेडिट करेंगे आप रेवेन्यू, मतलब जितना रिस्क का हिस्सा है, और आप क्रेडिट करेंगे डिपॉजिट कंपोनेंट यानी लायबिलिटी। स्टैंडर्ड कहता है इस बात को कि जो भी डिपॉजिट कंपोनेंट है यानी लायबिलिटी कंपोनेंट है, तो उन सारे लायबिलिटी कंपोनेंट को आप सेपरेट कर देंगे, क्योंकि ये एक तरीके से आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है जिसके पैसे आपने लिए हैं और आप समय बीतने के बाद उसे रिटर्न कर दोगे। एक्चुअल में जो रिस्क का हिस्सा है उतना ही आपका रेवेन्यू है, तो इसको कहते हैं सेपरेशन। कई बार जब हम इंश्योरेंस लेते तो उसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी शामिल होती है, तो इस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को भी आपको प्रीमियम से अलग करके दिखाना पड़ेगा। सेपरेशन में यही बातें हैं, यही बात यहां पे लिखी हुई थी जो मैं आपको समझा रहा था कि कंपोनेंट मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम होस्ट, अलग हो। कंपोनेंट मस्ट बी सेपरेटेड इन इकोनॉमिक सेंस, उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यूएशन भी हो। कंपोनेंट मस्ट बी सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एट फेयर वैल्यू। इसमें आपने देखा इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट, एम्बेडेड डेरिवेटिव, ये सारे तो आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक करवा के ही डलवा दूंगा नोट्स। वो लग रहा है कन्वर्जन किया फॉन्ट का, उसके वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। तो आपको सिंपली ये समझना है कि जब कभी भी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब एक जगह पे आप जो पैसे ले रहे हैं उसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट है, तो उस कंपोनेंट को तोड़ करके यानी स्प्लिट करके आप अलग अलग तरीके से अकाउंट फॉर कर देंगे। अब देखिए लेवल ऑफ एग्रीगेशन, वैसे तो ऊपर पढ़ ही चुके हैं आप। लेवल एट विच इंश्योरर आर रिक्वायर्ड टू मेजर एंड रिपोर्ट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। IFRS 17 रिक्वायर्स इंश्योरर टू एग्रीगेटिव देयर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इनटू ग्रुप्स, बट देयर इज नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर हाउ दोज ग्रुप्स शुड बी designed. Level of aggregation should be based on characteristics of insurance contract. IFRS 17 required insurer to aggregate their insurance contract into group, but there is no specific requirement for how those groups should be aggregated. Level of aggregation should be based on characteristics of insurance contract and information that is needed to provide user of financial statement with faithful representation of insurance financial position and performance. Factors that insurer may consider for level of aggregation, ये सब आप जानते ही हैं। टाइप्स देखना पड़ेगा, टर्म देखना पड़ेगा, रिस्क देखना पड़ेगा और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी देखनी पड़ेगी। ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं आपने। बाय प्रोडक्ट लाइन, कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट लाइक लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जोड़ सकते हैं, एक तरीके का है। बाय ईयर ऑफ इशू, मतलब आपने कब इशू किया था उसके हिसाब से कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से कर सकते हैं। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखेंगे, पोर्टफोलियो ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट शेयर बी डिवाइडेड टू द मिनिमम ऑफ फॉलोइंग। ओनरस कॉन्ट्रैक्ट मैंने बोला था 3 अलग अलग बनाने पड़ेंगे। एक ओनरस जो लॉस मेकिंग हो चुका है, एक जो लॉस मेकिंग होने के चांसेस नहीं है, और बाकी जो बच जाएगा वो अलग। केयर मस्ट बी टेकन फॉर कॉस्ट एंड कम्प्लेक्सिटी। एंटिटी सेल अप्लाई रिकग्निशन एंड मेजरमेंट रिक्वायरमेंट ऑन ग्रुपिंग यूजिंग IFRS 17। वंस कंपोजिशन ऑफ ग्रुप आइडेंटिफाइड कैन नॉट बी चेंज्ड सब्सिक्वेंटली, मतलब एक बार अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, कोई ग्रुप बना लिया, तो कल को आप उस ग्रुप को बदल नहीं सकते। मतलब एक बार अगर ये आइडेंटिफाइड हो गया तो ये फाइनल हो गया, फिर इसको बदलना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए पहली बार सोच समझ के ग्रुप बनाएंगे और सोच समझ के अकाउंटिंग भी करेंगे। तो ये वाले नोट्स भी मैं अभी, चूंकि ये वाला वीडियो यूट्यूब पे भी रहेगा, तो ये वाला नोट्स भी एक दो जगह जो फॉन्ट कन्वर्जन में दिक्कत है वो ठीक करवा करके ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा, ये आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। IFRS 17 का टेक्स्ट भी मैं लिंक में अटैच करवा दूंगा। और अगर आप पहला लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको प्रॉपरली ही समझेंगे, पढ़ेंगे, ताकि दूसरे लेक्चर को आप आराम से कंटिन्यू कर सकें। ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें हमने ये समझाने की कोशिश की आपको कि स्टैंडर्ड मेनली क्या बताने वाला है, स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, और नॉर्मली एग्रीगेशन और डिसएग्रीगेशन का क्या है पॉइंट। अगले लेक्चर में हम आपको रिकग्निशन बताएंगे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि IFRS 17 में जब आपने पढ़ा है तो 3 चीजें पढ़ी हैं, रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो रिकग्निशन अगले क्लास में शुरू होगा। आज सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड का बैकग्राउंड और जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो बेसिक पैराग्राफ है उसकी मैंने स्टडी कराई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।